तो वैक्यूल जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो सकते हैं, गोल्जी से ओरिजिनेट हो सकते हैं, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, और हम ये जानते हैं कि ये दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में आपको इसमें डिफरेंस जो है वो मिलता है। तो प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट के सेल में जो वैक्यूल है वो सेंटर होता है और बड़े साइज का होता है। छोटे वैक्यूल की फ्यूजन से बनता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है। एक तो याद रखना है। जब हम एनिमल का सेल देखते हैं तो एनिमल के सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पे आता है। यहाँ जो प्लांट का सेल है उसमें आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है, जहाँ न्यूक्लियस एक तरफ है। अब एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे साइज के होते हैं, और वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आपके सामने वैक्यूल है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि फूड वैक्यूल भी होता है, और एक आपने पढ़ा हुआ है कंडक्टाइल वैक्यूल। प्लांट के अंदर जो लार्ज वैक्यूल होता है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्लांट में। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, प्लांट के सेल की मेम्ब्रेन को कहेंगे। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसकी भी एक अलग सी इंपॉर्टेंस है, उसको हम सेल सैप कहते हैं, सेल सैप। और आप जानते हैं कि ये जो लार्ज वैक्यूल होता है यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स में जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल सैप होता है इसके अंदर अगर हम मैट्रिक्स को देखें, जो इसमें मैट्रिक्स होता है, तो ये मैट्रिक्स में वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स। और सम टाइम इसमें पॉइजनिंग भी होता है, या पॉइजनिक मटेरियल भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये पॉइजन जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ये प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ईट अप करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन देने में काम करते हैं। वेस्ट मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से हम जानते हैं कि जो प्लांट के लिए वैक्यूल है ये एक्सक्रीशन का काम भी करता है, क्योंकि एनिमल्स की तरह प्लांट में कोई ब्लड नहीं है कि जो वेस्ट को ब्लड के अंदर डाल दें, तो एक्सक्रीशन के अंदर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं कि ये एक्सपैंड करता है, और वो टर्जिडिटी भी देता है, टर्गर प्रेशर सपोर्ट देता है, रिजिडिटी देता है प्लांट्स को, यंगर पार्ट्स को, लीव्स को, उनको इरेक्ट रखने के अंदर जो काम करता है। तो ये सारे के सारे रोल आपको यहाँ पर मिलेंगे। एनिमल के अंदर जो फूड वैक्यूल है, हम जानते हैं कि ये इनटेक ऑफ फूड करता है, फूड की इनटेक करेगा। और उसके बाद जो कंडक्टाइल वैक्यूल होता है, स्पेशली जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर, उनके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। तो ये इसमें प्लांट और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स में से कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, या इसको पावर जनरेटर भी कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि दीज आर द बैटरीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्योंकि इनका काम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, एंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसमें जो साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और जो नंबर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, दैट वेरीज इन सेल, ये वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करते हैं सेल की फिजियोलॉजी पे, कि वो सेल क्या काम कर रहा है, कितना उसके अंदर स्टिनस एक्टिविटी है। और अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो। मिसाल के तौर पर अब एक मसल सेल है, तो मसल सेल जो है आप जानते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी होती है, तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उनका साइज भी बड़ा होगा, बिगर सेल्स होंगे एज कम्पेयर टू द आई सेल्स। अब जो आई सेल्स होते हैं वो रेस्ट में पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब है इसमें वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वेरी करते हैं। एक तो ये इसमें आपने याद रखना है। अब इसका जो नॉर्मली एवरेज जो डायमीटर हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी साइज के अंदर कुछ रेंज आपसे पूछी जा सकती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 टू 4 माइक्रोमीटर होती है। ये सवाल इसमें आ सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होती है,
फिर आप जानते हैं कि इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। फिर आप जानते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी अपने होते हैं, लेकिन राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, और ये 70S जो राइबोसोम होते हैं दैट आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और आपने एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस सेक्रेटरी के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बने हैं, तो उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है। प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका मतलब है कि इन्होंने इंक्रीज करने होते हैं नंबर। सेल्फ रेप्लिकेशन से क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन से इनके नंबर इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर बढ़ जाते हैं। तो आप जानते हैं जब कोई सेल में ज्यादा एक्टिविटी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी आ सकता है कि अगर इसके नंबर डिक्रीज होते हैं तो फिर डिक्रीज कैसे होते हैं। तो डिक्रीज होते हैं दैट इज बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी। कल हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो ऑटोफेगी में काम करते हैं। तो ऑटोफेगी जो होता है उसमें वो अपने जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, जो यूजलेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको वो वहां पर डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है। फिर इसके अंदर डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और इसमें जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर जो टोटल डीएनए होता है उसका 1% जो होते हैं वो डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक सवाल इसमें पेपर में आ सकता है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। अब इसके स्ट्रक्चर से कुछ सवाल आ सकते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, दो मेम्ब्रेन है, और उन दो मेम्ब्रेन के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हम जानते हैं इनफोल्डिंग्स होती हैं, और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। अब जो आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है उसमें हमारे पास एक चैनल प्रोटीन होती है, और उसको हम पोरिंग्स कहते हैं। ये भी एक सवाल आता है, पोरिंग्स। और जो पोरिंग्स होती है दैट इज फ्रीली परमेबल, फ्रीली परमेबल। ये तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर है। इनर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर क्रिस्टी होती है। अब जो क्रिस्टी है जो कि इनफोल्डिंग होती है, इसमें एक एंजाइम होता है, इसको एटीपी सिंथेज कहते हैं। अब ये जो एटीपी सिंथेज होता है उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं F0 to F1 पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे इनफोल्डिंग होती है, और इस इनफोल्डिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। अब इसके अंदर जो नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं F1, और इसके अंदर नीचे से स्टॉक्स ही होती है, लाइक दिस ये। अब ये जो स्टॉक है इसको कहते हैं F0 F1। तो ये दो पार्ट इसके अंदर होते हैं, यानी F1 जो होती है वो नोड की तरह की, और F0 जो है वो उसके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में होती है। अब इसके लिए जो एटीपी सिंथेज है F1 पार्टिकल्स, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स, और ये एंजाइम्स होते हैं। आप जानते हैं कि ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स, इसका नाम ही एटीपी सिंथेज है, तो ये एटीपी सिंथेसिस के अंदर काम करते हैं। और इसी क्रिस्टी के अंदर आप पढ़ चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स में, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस भी इसी के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी ईटीसी, और उसी के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है तो वहां पर एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है। अब इसमें दो मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस भी होती है, जैसे इनर मेम्ब्रेन आपको मैंने बताई है ये वाली, उसके अंदर आपको इनफोल्डिंग मिल रही है, और इसी तरह इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन भी होती है दैट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके दरमियान जो स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स में, कि इसमें प्रोटॉन पंप होते हैं, फिर वापस आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, तो वहां एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का है, ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स को एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। डीएनए जो हमने बात की, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, को एंजाइम है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शन में आ जाते हैं, तो एक तो आप इसका फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटीपी प्रोडक्शन पावर हाउस का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रोसेसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सवाल पेपर के अंदर जो है वो आ सकता है। तो प्रोसेसेस में आप जानते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर होती हैं। अब उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वो भी इसी के अंदर होती है। फिर क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है।
फिर इसके अंदर जो है वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है, ये प्रोसेस भी यहाँ होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये सेल डिमांड पर एनर्जी देता है, और एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस इसके अंदर होता है वो सिंपली होता है कि एडीपी जो होता है वो उसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और वो एटीपी बन जाता है। और एटीपी वी नो दैट दिस इज द एनर्जी करेंसी। ये एक एनर्जी करेंसी है जो कि सेल को रिक्वायर्ड होती है। तो ये सवाल भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे इसमें से, और ये सवाल एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से बार बार जो है वो रिपीट हुए हैं पेपर में। जी, उसके बाद हमारे पास एक पार्ट है, वो है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स में हमने बात करनी है क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट ये स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स होती है, पिगमेंटेड है, और ये प्लांट्स में और एल्गी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें पिगमेंट जो है वो कौन सा होता है। पिगमेंट में इसमें क्लोरोफिल है, क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम दे चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये एक लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट है, लाइट अब्सॉर्प्शन इसके अंदर होती है। और हम ये बात कर चुके हैं इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम, साथ उसके नाइट्रोजन जो है वो अटैच होते हैं। ये ऑलरेडी जो है हम बात कर चुके हैं इसके अंदर। अब प्लास्टिड जो है उसकी अदर भी फॉर्म होती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लास्टिड्स हैं, कुछ और प्लास्टिड फॉर्म भी हैं। लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो है वो फंक्शन क्या है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट, इसका जो डायमीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इसके अंदर भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। और दो मेम्ब्रेन में अगर हम देखें स्ट्रक्चर इसका थोड़ा देख लें और इस पे हम बात करते हैं, लाइक दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब बेसिक पार्ट के अंदर एक तो इसमें envelop है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। दूसरा इसके अंदर यहाँ पर थाइलाकॉइड्स होते हैं, लाइक दूसरा पार्ट बेसिक पार्ट ये थाइलाकॉइड है। एंड थाइलाकॉइड दे आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। तो ये स्टैक की फॉर्म में आप जानते हैं कि ये बना लेते हैं ग्रेना। इस तरह के बहुत से ग्रेनास बेस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स है यहाँ पर, थर्ड कंपोनेंट दिस मैट्रिक्स कॉल्ड स्टोमा। इसमें स्टोमा है, और फोटोसिंथेसिस आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको बहुत सी चीजों का इसमें पता है। अब इसमें जो ग्रेना होता है वो उसके अंदर कितने थैलाकॉइड्स होते हैं। तो ग्रेना में आप अगर आप देखते हैं तो आपको 20 to 50 थैलाकॉइड यहाँ पे मिलते हैं, एक तो याद रखना। फिर ग्रेना के कितने नंबर होते हैं, ग्रेना की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, दैट इज द 40 to 60 ग्रेना इन ईच क्लोरोप्लास्ट। और वो थैलाकॉइड्स होते हैं। और थैलाकॉइड्स में स्मॉलर थैलाकॉइड्स भी होते हैं, लार्जर थैलाकॉइड्स भी होते हैं। तो लार्जर थैलाकॉइड्स होते हैं वो एक्चुअली ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम इंटरग्रेना कहते हैं मिसाल के तौर पे। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये ग्रेनास जो है वो उसके अंदर थैलाकॉइड को हम लार्जर थैलाकॉइड कह देते हैं, लाइक दिस। इसी तरह से इनके भी लोग लार्जर थैलाकॉइड्स होंगे, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जो कनेक्शन होते हैं ग्रेना के दरमियान उनको इंटरग्रेना कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है। तो क्लोरोप्लास्ट जो सॉरी क्लोरोफिल कहाँ पर है। तो क्लोरोफिल जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट अब्सॉर्प्शन होनी है, सवाल अगर आ जाए कि लाइट कहाँ अब्सॉर्ब होती है, तो लाइट की जो अब्सॉर्प्शन है वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है, क्योंकि लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट वहां होता है। और वो लाइट को अब्सॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये एक दो सवाल यहाँ पर आ सकते हैं। थैलाकॉइड के अंदर भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थैलाकॉइड, एक तो मेम्ब्रेन होती है, लाइक मैं अगर बड़ा थैलाकॉइड बना लूँ तो एक तो थैलाकॉइड जो है उसकी मेम्ब्रेन, दूसरा उसके अंदर स्पेस होती है, इसको ल्यूमन कहते हैं। और इसके बाहर जो होता है वो स्ट्रोमा होता है। तो हमने वहाँ केमिओस्मोसिस पढ़ा है कि थैलाकॉइड के एक तरफ जो है ये अंदर की तरफ ल्यूमन स्पेस होती है और बाहर की तरफ जो है आपको स्ट्रोमा मिलता है। तो ये इस तरह से, बाकी इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी को जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ।
अब ये सिमिलैरिटीज क्यों है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है, इन दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक इनोवेशन। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट को भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हम कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस पढ़ा बुक 2 के अंदर, उसमें आप जानते हैं दोनों के दोनों बैक्टीरिया से बने। इस वजह से इनमें सिमिलैरिटीज क्या आप जानते हैं? एक तो दोनों में मेम्ब्रेन दो होती है, डबल मेम्ब्रेनस, दोनों में डीएनए है, दोनों में आरएनए होता है, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, वो 70S है, इसके अंदर भी राइबोसोम 70S होते हैं, और दोनों में प्रोटीन भी बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। तो ये कुछ सिमिलर पॉइंट्स होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था, और ये कुछ क्वेश्चन इसमें से आपसे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन भी कहते हैं इसको। और आप जानते हैं कि इसको डिस्कवर किया और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। अब क्रोमो जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये विजिबल जो होते हैं, ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस वक्त विजिबल। प्लांट और एनिमल में आपको इसका डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया है कि एक में एक तरफ और दूसरे में जो है वो सेंटर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो नंबर है इसके वो वेरी करते हैं, नंबर वेरीज। मोस्टली अगर एक न्यूक्लियस है तो उसको मोनोन्यूक्लिएट सेल कहते हैं, एक है। तो ज्यादातर जो सेल होते हैं वो मोस्ट मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। सम टाइम जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो भी हो सकते हैं, इसको हम बाई न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। जैसा कि एक पैरामीशियम में आपने देखा है कि दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनके अंदर भी बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो सकती है। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट भी सेल होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने स्केलेटल मसल सेल को देखा, वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। फंजाई के अंदर जो है, जो कंडीशन है उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो यूकैरियोटिक है। एक तो एक प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता वैसे, लेकिन यूकैरियोटिक भी ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मिसाल के तौर पर जो मिच्योर सीव ट्यूब सेल्स होते हैं फ्लोएम के अंदर, उन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। और इसी तरह से आपने देखा एनिमल सेल के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है, और वो भी मिच्योर की बात करनी है क्योंकि जब वो फंक्शनल हो जाते हैं उसके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। तो ये इसमें जो कुछ पॉइंट जिनमें से सवाल आ सकता है, आपको पता होना चाहिए मोनोन्यूक्लिएट सेल कौन से हैं, बाई न्यूक्लिएट कौन से हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड या ए न्यूक्लिएटेड सेल है वो कौन से होते हैं। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स पे अगर हम आ जाए कि न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियस में एक तो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम ज्यादा करेक्टली कहेंगे तो वो न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। अब उसकी वजह ये होती है कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है, डबल मेम्ब्रेन स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसमें जो डिस्टेंस होता है दोनों के दरमियान, वो 10 to 15 नैनोमीटर तक जो है वो डिस्टेंस आपको वहां पर मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है आप जानते हो साइटोप्लाज्म के साथ लिंक कर रही होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ लिंक कर रही होती है। तो ये भी आपने इसमें बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा कंपोनेंट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपस में कॉन्टिन्यूस होती हैं, और उनके रिजल्ट में न्यूक्लियर पोर्स जो है वो आ जाते हैं। अभी न्यूक्लियर पोर्स के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का काम करती है, उसको हम न्यूक्लियो पोरिन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर पोरिन जो होता है इसका काम ट्रांसपोर्ट होता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से अंदर और बाहर की तरफ मुख्तलिफ चीजें जो एक्सचेंज होती हैं, कुछ चीजें न्यूक्लियस से बाहर आती हैं और कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। अब सवाल ये है, तो सवाल आ सकता है कि कौन सी चीजें जो कि
न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जाती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस जाती हैं। अब ये सवाल आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम देखते हैं। अब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो है वो कौन कौन सी चीजें जाती है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आरएनए जाते हैं, ठीक है, और वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में बनती हैं, तो साइटोप्लाज्म से बन के वो अंदर की तरफ जाती हैं। प्रोटीन्स कह सकते हैं आप, इंजाइम्स कह सकते हैं। अब इंजाइम्स में आप जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसका काम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है। तो वो साफ ज़ाहिर है सिंथेसिस तो प्रोटीन के साइटोप्लाज्म में होनी है, लेकिन उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर जाती है। फिर इसके अलावा फर्दर अगर हम आ जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। फिर लिपिड्स होते हैं, ये भी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जो होते हैं वो होते हैं। तो ये एक तो आपने इसमें याद रखना है। तो ये एक्सचेंज का जो काम है वो यहाँ पर कर रहा होता है। तो अब जो कौन सी चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म, सॉरी ये मेरा ख्याल है कि हमने गलत लिख लिया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस ये चीजें जा रही हैं, इसमें से याद रखना है कि ये चीजें जो है वो, ये इसको जरा करेक्ट कर लें। इन्होंने जाना है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। अब जो आरएनए है ये क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, और इन्होंने न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जाना है, ठीक है। ये इसमें आपने करेक्ट। फिर इसमें आरएनए बात कर रहे हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से जो है वो मूव कर रही होती हैं। तो ये जो मूवमेंट है, यानी कि जो एक्सचेंज होती है, वो कौन कौन सी है? जो कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस जो है वो मोस्टली चीजें जो है वो मूव कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पोर्स के जो नंबर हैं उनके बारे में भी सवाल आ सकता है कि नंबर भी वेरी करते हैं। नंबर इसके कुछ सेल्स में, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें इनके नंबर 3 to 4 होते हैं, और रेड ब्लड सेल एक डिफरेंशिएटेड सेल है। और कुछ जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, लाइक मैं कहता हूँ एग सेल्स, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इनके अंदर इसके नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि अबाउट 30,000 न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं। तो ये आपने इसमें याद रखना है। इसके अलावा मैट्रिक्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियो प्लाज्म ये एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? अगर इसकी कंपोजिशन पूछी जाए तो साफ जरा इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसमें आरएनए भी होता है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन इंजाइम्स के तौर पे जो काम कर रही है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें आइंस भी हैं, इसमें मैग्नीशियम आइन स्पेसिफिकली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो साथ आप जो है वो इंजाइम्स की बात कर सकते हैं कि इंजाइम्स के लिए डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है। वो बड़े कॉमन इंजाइम है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और आरएनए की सिंथेसिस के अंदर जो है वो काम करते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाकी और बहुत सारे इंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस ये एक नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। हम ये जानते हैं कि इसके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये डार्कली स्टेन पार्ट होता है। देन द अदर न्यूक्लियस उससे ज्यादा डार्क होता है, और ये भी ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या उससे ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये स्पेसिफिकली ये क्रोमेटिन के साथ होता है अटैच, और स्पेसिफिक साइट के साथ जो अटैच होता है उसमें यहाँ लिख देता हूँ कि दिस न्यूक्लियस इज अटैच्ड विद क्रोमेटिन एट साइट। एक जगह पर स्पेसिफिक साइट पर ये अटैच होता है, उस साइट कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब ये क्योंकि नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें दो रीजन होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, टू रीजन। टू रीजन में एक इसमें पेरिफेरल रीजन होता है, और एक इसमें सेंट्रल रीजन होता है। इसमें जो पेरिफेरल रीजन होता है वो, उसकी अपीयरेंस ग्रैनुलर मिलती है, और सेंट्रल रीजन जो होता है उसकी अपीयरेंस होती है फिब्रल होती है, यानी फिब्रल एरिया होता है। अब जो ग्रैनुलर आउटर एरिया होता है, दैट इज दैट विल एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर राइबोसोमल सब यूनिट्स।
और जो सेंट्रल फिब्रिल रीजन होता है उसमें आरआरएनए होते हैं और उसमें आरडीएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोलस जो है इसका काम क्या है? न्यूक्लियोलस में आप जानते हैं कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम बनाने वाली एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस, तो ये आपने इसमें याद रखना है। दूसरा, जैसे कि बताया कि यहाँ जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल इसके साथ अटैच होता है, तो हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अब क्रोमेटिन जो होता है वो डी कंडेंस्ड पार्ट होता है, और ये उस वक्त होगा जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। क्रोमोसोम्स होता है वो एक कंडेंस पार्ट होता है, और ये उस वक्त होता है जब सेल डिवाइड करता है, डिवाइडिंग सेल। तो एक तो दोनों के अंदर जो है ये आपको डिफरेंस मिल गया। दूसरा, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स को जब हम केमिकली देखते हैं तो क्रोमोसोम के अंदर एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, इसमें हमारे पास डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ अमाउंट आरएनए की भी होती है, बट मेनली इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, साथ डीएनए, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसके साथ ऐसे थ्रेड्स अटैच होते हैं इसके साथ, लाइक दिस। अब ये आपको पार्ट मिल रहा है, इसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं, और ये इसमें क्रोमोसोम्स के आर्म्स आपको मिल रहे हैं, और सेंट्रोमियर के साथ ही हम जानते हैं एक एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, इसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। अब इसके जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के, दे आर कॉल्ड द टीलोमेयर्स। ये सेंट्रोमेयर, ये टीलोमेयर्स होते हैं, और ये टीलोमेयर्स होते हैं दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ इसको अटैच जो है वो नहीं होने देते। अच्छा, इसमें जो सेंट्रोमेयर होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। और टीलोमेयर्स के अंदर यहाँ पर टिप के ऊपर, इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, आ सकती हैं। सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसके अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, यहाँ पर इसमें आप जानते हैं कि डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसमें डीएनए है, और डीएनए के साथ यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है वो एसोसिएट होती है, और वो मिलकर आप जानते हैं कि न्यूक्लियो हिस्टोन बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है। फिर जो सेंट्रोमेयर, उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है, क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी हुई है। एक टाइप इसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये जो आपके सामने क्रोमोसोम बना हुआ है ये मेटासेंट्रिक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेंट्रोमियर मिडिल के अंदर है। फिर समटाइम सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है वो वेरी करती है क्रोमोसोम के अंदर। मिसाल के तौर पे सेंट्रोमियर जो है वो, उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म बड़ा होगा, सेंट्रोमियर पोजीशन बिल्कुल मिडिल में नहीं। इसको हम कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक। और समटाइम ये होता है कि जो इसकी पोजीशन है वो वेरी करती है इस तरह की कि एक आर्म बहुत छोटा होता है और एक आर्म बहुत बड़ा होता है। ये वाली जो कंडीशन है इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और एक टाइप इसके अंदर ये भी है कि सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल एक तरफ प्रेजेंट होता है, एक ही आर्म होता है, इसको हम इलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। और डीएनए की अमाउंट जो है वो भी आप जानते हैं कि सेल टू सेल वेरी करती है। आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट पता है कि कुछ सेल्स होते हैं जिसमें डीएनए जो है वो कंप्लीट सेट होता है, क्रोमोसोम का 2n, इसको डिप्लॉयड कहते हैं। जैसा कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। फिर हैप्लॉयड सेल होते हैं, हैप्लॉयड में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये जो हैप्लॉयड होते हैं ये जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स आप जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं, ये स्पर्म है और एग, ये जर्म सेल्स। ये इसमें क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक जो है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंपैरिजन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब अगर इसमें हम कंपैरिजन देखें तो कुछ चीजें हैं जो कि कंपेयर आपने कर लेनी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक तो आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस
का डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट है। यहाँ हम जानते हैं कि वो प्रेजेंट होता है। फिर डीएनए तो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की बाउंड्री ही नहीं होती, तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि उसमें एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होती है। फिर इसमें जो ऑर्गेनल्स होती हैं, और वो ऑर्गेनल्स होती हैं वो भी मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती है। लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सारी ऑर्गेनल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये फर्क इसमें आ जाएगा। अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में बात करें तो आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर राइबोसोम एक तो स्मॉल साइज होते हैं, और दूसरा हम जानते हैं कि 70S होते हैं। ऑलरेडी हम राइबोसोम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम है एक तो बड़े साइज के हैं, और साथ ही वो 80S होते हैं। ये भी इसमें फर्क आ जाएगा। उसके बाद साइटोस्केलेटन जो होता है उसका फर्क है। साइटोस्केलेटन जो है इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती। इसके अंदर साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट है। सेल का एक फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क है, जो आपको यहाँ पर मिलता है। फिर सेल वॉल दोनों में ही होती है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ सेल वॉल की जो कंपोजिशन है आप जानते हैं वो पेप्टाइडो ग्लाइकन, और हम एक वर्ड यूज करते हैं म्यूरिन को यहाँ पर, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि सेल वॉल की वजह से ये कॉम्प्लेक्स यूनिट बन जाता है विच इज कॉल्ड द सेकुलस। लेकिन यूकैरियोटिक में सेल वॉल आप जानते हैं प्लांट के अंदर है, वो सेलुलोज से बनी हुई है, और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है। तो ये भी इसके अंदर एक डिफरेंस आपको मिल जाएगा। फर्दर डिफरेंस में आ जाएं तो इसमें हमारे पास जो सेल डिवीजन है उसका भी फर्क होता है। सेल डिवीजन, यहाँ सेल डिवीजन जो होती है वो बाइनरी फिशन से होती है। बाइनरी फिशन, या इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ए माइटोसिस। और इसके अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो माइटोसिस भी हो सकता है, और मियोसिस से भी सेल डिवीजन होती है। तो ये भी आपको इसमें डिफरेंस मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल नहीं होते, या कोलेस्ट्रोल नहीं होते। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर स्टीरोल नहीं होते। तो ये भी इसमें फर्क आ जाएगा। अब अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो फ्लेजेला दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, लेकिन उसकी कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। इसके अंदर जो फ्लेजेला होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ फ्लैजेलिन प्रोटीन की बजाय जो प्रोटीन फ्लैजेला के अंदर होती है उसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये आपको एक डिफरेंस है यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्रोमोसोम के अंदर जो आप डिफरेंस देखते हैं वो ये है कि क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन नहीं होती। अभी हमने कहा था कि क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन होती है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं होती, यूकैरियोटिक में हिस्टोन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये भी आपको इसमें मिलेगा। फिर इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में नहीं होते, इसमें प्रेजेंट है। मीसोसोम्स, मीसोसोम्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी इन्वेजिनेशन को कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन इसके अंदर होती है, लेकिन इसमें मीसोसोम नहीं होते। तो ये भी आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे और डिफरेंसेस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। जैसा कि अब सेकेंड ईयर की बुक के अंदर अगर हम चले जाएं तो आप जानते हैं कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं आपने पढ़े हैं, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होती है इसमें 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के अंदर। और यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर। फिर इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का भी डिफरेंस है, वहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल की जो वहाँ पे लिखी हुई है वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंजाइम्स का भी डिफरेंस है, तो वो सारा टॉपिक है, वहाँ डिस्कस करेंगे तो वहाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाती हैं कि सेल टाइप्स जो हैं वो एग्जांपल्स में आपने बता देना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं। फिर इसमें साइनो बैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन
एलजी भी कहते हैं, क्योंकि सो कॉल्ड नेम है इसका, एक्चुअली एलजी तो नहीं है, एलजी तो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन सो कॉल्ड उनको ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें प्लांट भी यूकैरियोट में आता है, फिर एनिमल्स होते हैं, ये भी यूकैरियोट्स हैं, फिर फंजाई जो हैं वो भी यूकैरियोट्स हैं, फिर जो एलजी हैं वो भी यूकैरियोट्स हैं, या ओवरऑल हम प्रोटिस्ट कह सकते हैं, ये भी यूकैरियोट्स हैं। फिर यहाँ मैं प्रोटोजोन्स लिख देता हूँ, वो भी प्रोटिस्ट हैं, वो भी यूकैरियोट्स हैं। तो ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको लिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल मिलती है। तो ये इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उसके अंदर आपको जो डिफरेंसेस मिलते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये सेल बायोलॉजी के कंटेंट थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।